गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज आनंद फ्रॉम लखनऊ। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी कम्युनिटी के वीकली सेशन में, जहाँ पे हम मुलाकात करते हैं एक एक्सपर्ट से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस किसी एक स्पेशल टॉपिक के अराउंड। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने स्पेशली चूज किया बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। देर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग फैक्टर्स भी हैं और हेल्थ एक कंसर्न तो है ही सबके साथ में। तो एक जो वर्ड आता है सप्लीमेंटेशन यानी कि खाद्य पूरक, तो ये क्या होते हैं, क्या ये सही है? इज इट अ मिथ, इज इट जस्ट अ फार्मा गेम? ये केवल कुछ कंपनीज की चालाकी है गोलियां खिलाने की, या फिर एक्चुअली किसी काम के भी होते हैं? और इन्हीं सब के अराउंड जो बातें हैं, तो हम लोगों ने सोचा हु कैन बी अ बेटर पर्सन अदर देन अ डॉक्टर जो इसके बारे में हमको बता पाए, कुछ क्लैरिटी दे पाए। So we to asked him to find out some time from his busy schedule। और अभी भी आज ऑलमोस्ट कल ही गया था बिकॉज ही वॉज बिजी इन अ मीटिंग समवेयर। और तब तक उनका मॉर्निंग में 6 6 सवा 6 बजे मैसेज आया कि नहीं, इट्स ओके, ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर दिस कम्युनिटी टुडे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी लोगों से जो लोग भी जुड़े हैं आज, या जो लोग बाद में यूट्यूब पे भी इसको देखेंगे, कि बहुत ध्यान से सुने बिकॉज अ सीनियर डॉक्टर इज गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट दिस टॉपिक। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मिश्रा टू प्लीज ऑन द स्क्रीन। सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। Thank you, Anand. And good evening, everyone. Good evening, members of this Live Healthy, Live Happy community and guests. बहुत से गेस्ट भी आज हम लोग के साथ जुड़े होंगे। तो आज जिस सब्जेक्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी वाइडली डिस्कस सब्जेक्ट है। और जितना वाइडली डिस्कस है उतना ही उसके ऊपर डिबेट्स भी हैं। Why supplements? What kind of supplements? Are supplements necessary for person who is completely healthy? मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अच्छे से पूरा सब खाना खा रहा हूँ। तो ये डिस्कशन बड़े कॉमन है और आप सब लोग भी कहीं ना कहीं में कई बार आप इसके यू बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो आई विल ट्राई कि मैं क्लियर करूँ चीज़ों को। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी, सप्लीमेंट्स क्या है, व्हाट व्हाट दिस टर्म इज। सप्लीमेंट कहते हैं किसको? तो सीधी सी कोई बात है कि एक मेन चीज़ होती है और एक उसको सप्लीमेंट करने वाली चीज़ होती है, यानी उसको कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे। तो मेन क्या चीज़ है? फूड। जो उसको सप्लीमेंट कर दे वो है सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स का काम क्या है? सप्लीमेंट्स का काम है बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को सपोर्ट करना। शरीर जो करने के लिए बना है उसको करने में मदद करना, वो सप्लीमेंट्स। लेकिन होता क्या है, सप्लीमेंट्स शक्ल में होता है गोलियों के, पाउडर के या सिरप के, पीने के लिए, खाने के लिए। और वही शक्ल होती है मेडिसिन की भी। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि सप्लीमेंट्स क्या मेडिसिन नहीं है। और इस कंफ्यूजन को बढ़ाने में मेरे जैसे डॉक्टर्स का हाथ है। वो क्यों? आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन सप्लीमेंट्स की चर्चा तो आजकल अभी बहुत रिसेंटली 10 साल से हो रही है, ज़्यादा 10 15 20 साल से हो रही है। लेकिन आज भी अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको ये कहेगा कि देखो, सप्लीमेंट्स आर नॉट नीडेड। जो भी भोजन, जो भी शरीर को आवश्यकता है वो भोजन से पूरी हो जानी चाहिए, पूरी हो जाती है। ऐसा डॉक्टर्स क्यों कहते हैं इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन उसका भी एक कारण है, वाई डॉक्टर्स टॉक लाइक दैट। पर अगर आप देखोगे तो सप्लीमेंट्स का यूज 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तो है ही है। विटामिन सी का जो निकाला गया था, दैट सब्सटेंस, वो बहुत 1727 या समथिंग लाइक दैट, 1743 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। जेम्स लिंड नाम के एक व्यक्ति ने आइसोलेट किया था और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो समुद्र में यात्रा करते हैं उनके पास फूड तो होता है लेकिन हरी सब्जियां उनके लिए अवेलेबल नहीं होती। तो उनको एक बीमारी होती थी जहां पर उनके जो मेम्ब्रेन हैं, मेनली लिप्स से, ओरल कैविटी से, वहां से ब्लीडिंग होने लगती थी, जो हमारा गम है, गम की मार्जिन से। और उस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। तो उन्होंने देखा कि जब
ऐसे लोगों को हम हरी ताजी फल और सब्जियां खिलाते हैं तो वो बीमारी दूर हो जाती है। देन उस समय उन्होंने आइसोलेट किया था, जो बाद में डिस्कवर हुआ 1928 के आसपास एज अस्कॉर्बिक एसिड। उसी समय 1930 के आसपास डिस्कवर हुआ राइबोफ्लेविन, जो है विटामिन B1, विटामिन B2। राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 है नियासिन, और एक विटामिन B3 है। आई एम सॉरी, एक बार फिर से, विटामिन B1 जो है वो थायमीन है, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, एंड विटामिन B3 इज नियासिन। तो इन तीन, ये तीन विटामिन की डिस्कवरी क्यों हुई? क्योंकि इनसे तीन बीमारियां होती थी इनकी कमी से। जैसे जो स्कर्वी थी वो विटामिन C की कमी से होती, थायमीन या विटामिन B1 की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते थे बेरी बेरी। आजकल ये बीमारियां नॉन एग्जिस्टेंट हैं क्योंकि इतनी अवेयरनेस है, कम से कम हमारे देश में तो नहीं दिखाई पड़ती, कहीं वर्ल्ड के किसी पार्ट में हो तो बेरी बेरी में क्या होता था, एक स्किन अजीब सी आपकी हो जाती थी, और हार्ट अफेक्टेड हो जाता था, या और कई बार हाथ पैरों में सूजन हो जाता था। दैट वाज वेरी वेरी, एंड दैट वाज फाउंड आउट टू बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। तो जब ऐसे लोगों को थायमीन दिया गया तो वो ठीक हो गया। राइबोफ्लेविन आपने देखा होगा, बहुत से लोगों का टंग में इन्फ्लेमेशन रहता है, जो माउथ एंगल क्रैक हो जाते हैं, तो दिस वाज फाउंड टू बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस या ग्लोसाइटिस कहा जाता है। उनको जब ये दिया गया तो वो ठीक हो गया। और एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती थी पेलाग्रा, वो नियासिन की डेफिशिएंसी से होती थी, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी, जिसमें स्किन अफेक्टेड होती थी, जिसमें माइंड अफेक्टेड होता था, जिसमें माइंड अफेक्टेड मतलब वो एबनॉर्मल बिहेवियर, डिमेंशिया लाइक फीचर्स हो जाते थे, डायरिया होता था जो किसी एंटी डायरियल से ठीक नहीं होता था, और उसमें डेथ भी हो जाती थी। एंड दिस वाज फाउंड टू बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। तो ये यूज किए जाते थे as medicine to treat something which has been caused by deficiency of that particular vitamin. They were not used as dietary supplement कि हमें लेना ही चाहिए। पर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को समझ में आया कि अगर हमारे भोजन में पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारा शरीर प्रभावित होगा। प्रभावित किस प्रकार होगा? नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा, नॉर्मल नहीं काम कर पाएगा मतलब उससे बीमारियां होंगी। उसी समय मेडिकल साइंस में भी तमाम एडवांसमेंट्स हो रहे थे, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, और तमाम इन्फेक्शियस डिजीजेस थी जो ठीक होने लगी। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 1950 के आसपास पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय यान फ्लेमिंग। और वो समय ऐसा था कि डिलीवरी के बाद, चाइल्ड डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद विमेन को इन्फेक्शन हो जाता था, एंड दैट इन्फेक्शन यूज्ड टू बी सो सीवियर कि उसमें उनकी डेथ हो जाती थी। मतलब जिसे इन्फेक्शन हुआ उसका बचना मुश्किल हो जाता। ऐसे में फिर एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, और अ, हमारी बुक्स में लिखा है कि पहला पेशेंट जिसको पेनिसिलिन एडमिनिस्टर किया गया, शी वॉज डेफिनेट टू डाई द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात में उसको दिया गया कि सवेरे तक तो ये बचने वाली नहीं है, तो इसको देते हैं, दे के देखते हैं क्या होता है। और जब रात में डॉक्टर्स ने दिया तो सवेरे वो लोग उसको, दे had एक्सपेक्टेड कि वो अब तक शी वुड हैव डाइड, और उसको सवेरे आके देखा तो शी वॉज, जैसे मिराकल होता है ना, उस तरह से वो ठीक हो गई थी, एकदम नॉर्मल बात करना, हंसना, लाइक दैट। इन्फेक्शन उसका कंट्रोल हो गया था जस्ट बाय 1 डोज। तो दैट वाज द मिराकुलस डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इसने क्या किया, एक ट्रेंड पैदा किया कि कुछ भी गड़बड़ है तो दवा दे के ठीक करो। एंटीबायोटिक्स तो ठीक था, इन्फेक्शन ठीक करता था, लेकिन ये विटामिन से जो डेफिशिएंसी की बीमारियां होती थी ये भी उसी कैटेगरी में आ गई। तो डॉक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट किया एज समथिंग टू ट्रीट इलनेसेस। बट ये कंसेप्ट नहीं था कि ऑप्टिमल हेल्थ के लिए विटामिन चाहिए। और इसकी वजह क्या थी? अगर आज से 40-50 साल पहले के लोगों की लाइफस्टाइल देखें तो उसमें दो चीजें थी। प्योर सेफ एंड ऑर्गेनिक फूड था, जो नॉर्मली उनके अपने खेतों में या खेतों के गांव में घर के आसपास पैदा होता था। चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दालें हो, वही लोग खाते थे। और दूसरी जो एक चीज थी कि वो फिजिकली बड़े एक्टिव थे, बहुत काम करते थे। फिजिकली एक्टिव होने की वजह से उनका कैलोरी इंटेक ज्यादा था। कैलोरी इंटेक
ज्यादा होने की वजह से फूड इंटेक भी ज्यादा था, और फूड इंटेक ज्यादा होने से जो वाइटामिन मिनरल जो भी होंगे वो उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाया करते। तो अगर हम अपने चाइल्डहुड का देखें तो उस समय फूड सप्लीमेंट्स की कोई बात ही नहीं थी। हालांकि एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी कि हमारी मदर, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो जब दूध देती थी तो उसके अंदर एक फिश ऑयल उस समय आया करता था, उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल देती थी, और वो डालने से दूध पीना बड़ा मुश्किल होता था लेकिन पीना पड़ता था। शी यूज्ड टू से कि इसको पियो, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। एंड वाई इट वॉज गुड फॉर माई हेल्थ? बिकॉज हम लोग टोटली वेजिटेरियन थे, फिश लेने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उसका ऑयल अलग से डाल देते। हम अपने फादर को देखते थे कि रात में सोते समय वो आंवला और ये हरिताकी विहिताकी इसका एक पाउडर बना के रखती थी हमारी मदर, और उनको गर्म दूध के साथ देती थी, जिससे कि उनकी बावल प्रॉपर्ली इवैक्यूएट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी। तो दीज थिंग्स वर यूज्ड, बट दे वर नॉट कंसिडर्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। वो ये था कि भाई जरूरी है इसलिए। लेकिन डॉक्टर्स तब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक्स्ट्रा हमको कुछ लेना चाहिए खाने के अलावा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह की रिसर्चेज जो भी होती थी, ये जो विटामिन मिनरल ये सब, इन सब के बारे में पता चल गया था, लेकिन रिसर्चेज जो होती थी वो ये इस तरह से होती थी कि इस पेशेंट में इनका क्या रोल है। देवर एडमिनिस्टर्ड फॉर रिसर्च पर्पजेज इन पेशेंट्स, और जब पेशेंट को दिया जाता था तो कोई उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई नहीं पड़ता था। तो फिर डॉक्टर्स ने समझा कि इसका कोई रोल नहीं है। एक्चुअली उन्होंने देखा कि इसका क्योर में कोई रोल नहीं, बट दे डिसमिस्ड इट एज कि इसका हमारी हेल्थ के ऊपर भी कोई रोल नहीं, जबकि उसका एक प्रिवेंटिव रोल हो सकता था, प्रोवाइडेड प्रॉपरली उसको रिसर्च किया गया होता, उसके ऊपर स्टडीज की गई होती। जिसकी फुर्सत नहीं थी मेडिकल साइंस के पास, जिसकी फुर्सत नहीं थी मेडिकल साइंस के प्रैक्टिशनर्स के पास, बिकॉज दे वर सो मच लोडेड विद डिजीजेस, इतनी बीमारियां थी। अब रिजल्ट क्या हुआ कि उन बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हुआ। इन्फेक्शियस डिजीजेस करीब करीब गायब हो गई आज के डेट में। देखो, एक्सेप्ट ये जो कोविड का इंसिडेंस हुआ, इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस डिजीजेस बड़ी रेयर है। नहीं तो ट्यूबरक्लोसिस में डेथ हो जाती थी, निमोनिया में डेथ हो जाती थी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे उस समय, डिप्थीरिया एंड टेटनस, डिप्थीरिया में तमाम बच्चों की डेथ हो जाती थी, टेटनस में एडल्ट्स की डेथ हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हो गया। डिलीवरी में बच्चों की डेथ हो जाती थी, साल भर के बच्चों में बहुत सारी चीज गड़बड़ी हो जाती जिससे उनकी डेथ हो जाती। तो इन सब के ऊपर कंट्रोल हुआ, और हुआ क्या कि लाइफ स्पैन बढ़ गया, लोग ज्यादा जीने लगे। तो मेडिकल साइंस फाउंड इट टू बी देयर विक्ट्री कि भाई देखो, हमने लाइफ स्पैन बढ़ा दिया लोग। लेकिन एक्चुअली इसी बीच में एक चीज और हुई कि उन डिजीजेस पर तो कंट्रोल हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी पर कंट्रोल हुआ, मैटरनल मॉर्टेलिटी कंट्रोल हुआ, लेकिन ढेर सारे लोग आज भी, अभी भी, पिछले 10-20 सालों में उनकी संख्या बढ़ी है। दे आर डाइंग अर्ली बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड बिकॉज ऑफ कैंसर। और अब रिसेंटली रिसर्चेज होने लगी, इट इट हैज स्टार्टेड बीइंग फाउंड, और ये तो करीब 20 साल पुरानी रिसर्च है, 2000 के आसपास की, कि अगर हमारे शरीर को एनफ विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है, दैट गेट्स डैमेज्ड, लाइक इट गेट्स डैमेज लाइक, आई मीन इट हैज बीन अफेक्टेड बाई, जैसे वो होते हैं ना रेडिएशन, रेडिएशन से डैमेज होता है सेल का न्यूक्लियस। तो उसी तरह का डैमेज होता है बाय डिफिशियंसी ऑफ दीज विटामिन, विच लीड्स टू कैंसर। लेकिन 2020 के आसपास ढेर सारी रिसर्चेज होना शुरू हुई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, जहां पर ये डेफिनेटली प्रूव होने लगा कि अगर हमारे शरीर में एनफ वाइटामिन और मिनरल्स नहीं है तो न केवल कैंसर बल्कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ढेर सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो होने लगी। उस समय ये भी पता चला कि अगर हमारा गट, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ठीक नहीं है, उसके अंदर गट माइक्रोबायोम्स ठीक नहीं है, तो दैट विल लीड टू नॉट ओनली योर वेट गेन, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इट कैन इवन लीड टू मेंटल इलनेसेस। गट आपकी ठीक नहीं है, दैट कैन लीड टू मेंटल इलनेसेस, दैट कैन लीड टू मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पिछले
4-5 सालों में मेडिकल साइंस भी अब मानने लगी है कि सप्लीमेंट्स जरूरी हैं। हमारा जो भोजन है वो पर्याप्त नहीं है। भोजन पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इज अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन, इट इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, इवन फूड इज पॉल्यूटेड। और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ढेर सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल में आई, जैसे प्रोसेस्ड फूड आया, प्रिजर्वेटिव्स आए, जंक फूड आया, एग्रीकल्चर की तमाम टेक्निक्स आई जिनके अंदर केमिकल्स का यूज हुआ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज होना शुरू हुआ। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ी, जो फल यहाँ नहीं होता वो कश्मीर से मंगाया जाने लगा। हालांकि उसको आने में 15 दिन लगा, 15 दिन में उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थी वो कुछ भी नहीं रह गई, 1/10 शायद हो गई। और वो 15 दिन में खराब ना हो इसके लिए तो प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाएंगे। आई मीन सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन अवर लाइफस्टाइल कि वो जो हमारा फूड था, इट हैज गॉन फ्रॉम डेफिशिएंट टू मोर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। एक चीज और हुई, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, हमारा खाना कम हो गया। पिछले जमाने की अगर हम बात करें तो 7-8 रोटी खाना एकदम कॉमन बात होती थी। किसी को भी देखो, कोई यंग मैन अगर 25-30 साल का, तो एक एक बार में 6 रोटी 8 रोटी इट वॉज अ नॉर्मल थिंग। अभी नहीं खा सकते। अभी आप किसी भी यंग मैन को कहो 2-3 रोटी से ज्यादा शायद ही खा पाए, 4 रोटी मुश्किल से खा। तो हुआ क्या कि हमारा फूड इनटेक कम हो गया। फूड इनटेक कम हुआ, जो फूड में जो ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी कम हो गया। जब फूड की क्वांटिटी कम हो गई, न्यूट्रिशन के हिसाब से उसकी क्वालिटी कम हो गई, तो जो न्यूट्रिशन मिलना था वो कम हो गया। एंड दिस वाज विजिबल टू पीपल बाय राइज इन इंसिडेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज टाइप 2 हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे आई मीन हार्ट डिजीज हो, या कैंसर। तो नाउ एवरीवन हैज रिकॉग्नाइज कि सप्लीमेंट्स जरूरी हैं। अगर हमको हेल्दी रहना है तो सप्लीमेंट्स लेने होंगे। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर मेंशन करना जरूरी है। हर मेडिसिन का रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, या हर मेडिसिन की एक प्रिस्क्राइब्ड डोजेजेस होती है कि जब वो दवा दी जाएगी तो किस डोज में दी जाएगी, कितने दिन तक दी जाएगी। उसी तरह इन विटामिन और मिनरल्स की सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? मेनली विटामिन एंड मिनरल्स। थोड़ा सा उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट भी आते हैं, मेनली फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमको ये सब चीजें जब सप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने डाइट को, तो हम कितना सप्लीमेंट करें? उसके लिए WHO ने एक बनाई एक कमेटी, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इतना लेना जरूरी है, एंड विच वाज डिक्लेयर्ड एज रिकमेंडेड डेली अलाउंस। और रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना था? मिनिमम विच विल प्रिवेंट डिजीज caused by deficiency of that particular vitamin or mineral। RDA इसलिए नहीं बनाई गई कि आपके ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। RDA बनाई गई उस बीमारी, उस विटामिन, उस पर्टिकुलर विटामिन की कमी से जो होती है बीमारी, वो बच जाए। और इसके लिए कम से कम इतना लेना जरूरी है। अब इसके ऊपर भी बहुत बात होती है कि भाई RDA तो इतना है और आप कहते हो इतना है। तो उस पर भी रिसर्चेज हुई और उन्होंने एक चीज बताई रिसर्च करके कि इन सभी विटामिन और मिनरल्स का आपको एक ऑप्टिमल डोज लेना है। ऑप्टिमल डोज ऐसी जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल में, प्रेजेंट कंडीशंस में आपकी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखे बीमारियों से। और वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू RDA। RDA से कहीं ज्यादा डोज रिक्वायर्ड है फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। तो ये भी एक समझने की चीज है कि RDA तो ऐसा हुआ कि अब लड़ाई में सिपाही को भेजना है, हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशन नहीं है, तो कहा भाई लाठी लेके चले जाओ, लड़ो। अब कोई लाठी लेके लड़ेगा तो क्या होगा? उसका फ्रंट में मारा जाएगा। या पैसे के लिए कहा गया, जैसे मेडिकल साइंस ने ये कहा कि RDA से ऊपर अगर लेते हो तो बेकार है, अननेसेसरी है। एक टर्म आया एक्सपेंसिव यूरिन, कि जो आप RDA से ऊपर जो ले रहे हो सब निकल जाने लगा। तो अब कोई पूछे कि भाई अगर हमको युद्ध जीतना है तो हमको बढ़िया वाले आर्म एम्यूनिशन चाहिए कि केवल एक लाठी डंडे से लड़ाई लड़े? या ये कहा जाए कि जिंदा रहने के लिए इतना पैसा काफी है, इससे ऊपर सब वेस्टेज है।
वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि सप्लीमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन एक अच्छी डोज में चाहिए, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। और हेल्दी बॉडी का मतलब क्या है? एवरी सिस्टम, एवरी ऑर्गन फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट, सो दैट फैक्टर्स कॉजिंग डिजीजेस, ऐसे बीमारी पैदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनका असर हमारे शरीर पर ना हो। चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, चाहे वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हो, चाहे इंजरीज हो। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो इंजरीज का भी इफेक्ट कम होता है, एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसकी बॉडी हेल्दी नहीं है, फुल्ली आई मीन उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला हुआ। सो इसलिए जो सप्लीमेंट्स हैं, नाउ दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर्स के ऐसा कहने के बावजूद इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इनटेक है सप्लीमेंट्स का वो बढ़ा है। वो बढ़ा क्यों है? बिकॉज छिटपुट रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा करने से ये बीमारी होती है, ऐसा करने से ये बीमारी होती है, तो पीपल बिकेम अवेयर और उन्होंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया। अब सप्लीमेंट्स लेना तो शुरू किया, लेकिन सवाल आता है कि आज भी सप्लीमेंट्स की जो शक्ल है वो मेडिसिन की तरह से, जो दवाइयां बनाते थे उन्हीं ने सप्लीमेंट बनाने शुरू कर ना हाउ। और फिर उसके साथ साथ एक चीज होती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, तो जैसे भी आनंद ने कहा ना इंट्रोड्यूस करते समय मुझे, कि हर कोई आ गया सप्लीमेंट बनाने, एवरीवन इज देयर। और आपको विटामिन की अगर कोई गोली लेनी है तो कौन सी गोली ले? तो वो जरा सोचना पड़ेगा। और वो सोचने के लिए कुछ चीजें हैं जो सप्लीमेंट्स के लिए आपको देखना चाहिए। पहली चीज तो वो सेफ हो, दूसरी चीज है कि वो प्योर हो, तीसरी चीज है प्लांट बेस्ड हो, चौथी चीज है उसके इंग्रेडिएंट्स की ट्रेसेबिलिटी हो कि कहाँ से लाया गया, उसके अंदर जो प्लांट्स और एल्कलॉइड जो भी डाला गया, इंग्रेडिएंट जो है सोर्स क्या है, कैन यू ट्रेस देम कि वो वहां से निकाला गया। और अगर प्लांट कहीं से निकाला गया तो वहाँ खेती कैसी होती है, कौन उसकी देखभाल करता है, उसकी जब हार्वेस्टिंग होती है तो कब होता है, एंड हु मेक्स इट श्योर कि उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना है जो उस सप्लीमेंट को इफेक्टिव बनाएगा। तो ये सब चीजें आप कैसे जानोगे? ये सब चीजें जब आप इसकी अवेयरनेस होगी तब तो जानोगे, नहीं तो आपको किसी ने बता दिया भाई ये पाउडर है बड़ा अच्छा है, ये वहां से आया है। कई बार तो लोग बताती हैं ऑस्ट्रेलिया से आया है, यूएस से आया है। तो ऐसा नहीं कि जो यूएस से आया है वो बेस्ट होगा, वहां भी सब तरह की चीजें अवेलेबल है। तो आपको देखना पड़ेगा दैट इट शुड बी प्लांट बेस्ड, इट शुड हैव नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट शुड बी ट्रेसेबल, और उसके अंदर प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी है। वो भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार विटामिन्स का जो एक्सेस है वो हार्मफुल होती है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उसके अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा तो नहीं डाली गई, कोई बहुत चीज ज्यादा तो नहीं डाली गई। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और अ, इसके बारे में हम मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये ग्रुप है लिव हेल्दी लिव हैप्पी, यहाँ पर हम कौन से सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। यहाँ पर हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट एक ऐसी कंपनी है डाइटरी सप्लीमेंट बनाने वाली जो 90 साल पुरानी है। 90 ईयर्स ओल्ड अगर है तो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। 90 साल से अगर कोई कंपनी है, और उसका हम लोगों ने इतिहास जाना है। इतिहास क्या है? 1934 में इट वॉज स्टैब्लिश्ड। और जो पहला सप्लीमेंट बना था वो उनके अपने खेतों से में पैदा किए गए फल और सब्जियों से बना। फल, और उस समय तो 1934 में ये केमिकल फार्मिंग होती नहीं थी, ऑल फार्मिंग वाज ऑर्गेनिक। ये यूरिया वगैरह था ही नहीं उस वक्त, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स थे ही नहीं। इनका इतना इवोल्यूशन होने के बाद यूरिया के बगैर खेती नहीं होती हमारे देश में, अगर आप देखोगे तो। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, लेकिन वो उस समय से लेकर आज तक उन्होंने कभी कोई केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये यूज ही नहीं की। वो अपने खेतों में फसलों को नुकसान करने वाले कीड़ों को मारने के लिए ऐसे कीड़े इस्तेमाल करते हैं जो उन कीड़ों को खा जाते हैं। खेतों की उर्वरकता, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वो केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो साउथ गिनी से इंपोर्ट किए जाते हैं केचुए। फार्मर्स उनके अपने हैं, एग्रीकल्चरिस्ट उनके अपने हैं, साइंटिस्ट उनके अपने हैं, R&D लैब उनके अपने हैं, जहां पर रिसर्च करके
प्लांट के किस पार्ट में किस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, उस समय उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर वो एक्सट्रैक्ट करके उसको, उसमें से पानी निकालते हैं, उसमें से फाइबर निकालते हैं और एक ऐसा कंसंट्रेट बनाते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट से रिच होता है। और फिर उसको दुनिया के तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है इन फ्रीजिंग कंटेनर्स। फ्रीज इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई डैमेज ना हो। फिर उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग इस तरह की होती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन तक नहीं एंटर कर सकती, एयर तो छोड़िए, उसके अंदर किसी तरह का कोई मॉइस्चर एंटर नहीं कर सकता। और उसको ह्यूमन हैंड पहली बार टच करता है जब हम उसको अपने हाथ में लेते हैं। ऐसी कंपनी है न्यूट्रीलाइट, और इसके हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। सप्लीमेंट्स कौन से यूज करते हैं? हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है। इट हैज बीन रिसर्च, 10 में से 8 इंडियंस की डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट है। तो हम प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन सोयाबीन, मटर और गेहूं से बनाए गए। और ये सोयाबीन, मटर और गेहूं, इनके सीड्स नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, यानी देसी होते हैं। और उसको उसी तरह से तैयार करके हमको अवेलेबल करा जाता है। हम एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेते हैं जो न्यूट्रीलाइट के खेतों में पैदा किए गए फल और सब्जियों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिनके अंदर 13 विटामिन, 11 मिनरल्स होते हैं। साथ में इसके अंदर ढेर सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उस मल्टीविटामिन में एक प्लांट मटेरियल होता है जिसको कहते हैं गोटुकोला, जो एंटी स्ट्रेस है। न्यूट्रीलाइट के सैल्मन फिश, सार्डाइंस, प्यूमा, इस तरह की जो कोल्ड वाटर फिशेज हैं, उनके फार्म्स हैं इनके पास। उन फिशेज से ये ओमेगा 3 एक फैट निकालते हैं जो कि हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि हम भोजन में ओमेगा 3 नहीं ले पाते हैं। हम भोजन में नॉर्मली इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी ज्यादातर हम ओमेगा 6 फैटी एसिड लेते हैं, जो कि अकेले हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। उसको जब हम ओमेगा 3 से प्रॉपर रेशियो में कंबाइन करते हैं, देन बोथ टुगेदर बिकम यूजफुल, यूजफुल और एसेंशियल फॉर द बॉडी। हम फाइबर लेते हैं न्यूट्रीलाइट का, क्योंकि फाइबर बहुत जरूरी है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्री एंड प्रोबायोटिक नाम का एक कैप्सूल लेते हैं, जो बैसिलस कोएगुलेंस एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया की, जो हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया, उससे बनाया जाता है। दीज आर फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। साथ में जो हमारी हमारी कम्युनिटी में जो लेडीज हैं वो आयरन लेती हैं और कैल्शियम लेती हैं, जो भी उसी तरह से डिराइव है। तो दीज आर सर्टन फाउंडेशन प्रोडक्ट्स जो हम अवेयर हैं इस बात के लिए कि हम उसको लेते हैं। और आप जब आप जिसने भी आपको हमारी कम्युनिटी से ऐड किया, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे, तो एक चीज तो ये होगी, अपनी एज से वो बहुत कम दिखेंगे। उनका एक्टिविटी का लेवल किसी भी यंग आदमी से कंपेरेबल होगा। और उनके जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो जितने भी हैं वो सब ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दीज सप्लीमेंट्स आर यूजफुल, और हम उनको कंबाइन करते हैं विद सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस। हम वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हम खाना क्या खाएंगे। प्लांट बेस्ड खाना हमारा ज़्यादा होता है। हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि हम अच्छी नींद लें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और ऑल दीज कंबाइंड विद सप्लीमेंट्स एक अच्छी हेल्थ हमको प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अनफ, आनंद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई एम प्रिपेयर्ड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। जी जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए हम लोगों के लिए। सर क्वेश्चंस तो मेरे पास थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर आंसर ड्यूरिंग योर टॉक, बट स्टिल देयर आर अ फ्यू। सो जैसे आपने सप्लीमेंट्स की बात करी सर, तो आपने हम लोगों को बताया कि सिलेक्शन कैसे करना है। डेफिनेटली दैट वाज रियली हेल्पफुल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और अगर वो नेचुरल नहीं है और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह पड़े हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा जो मैं पे कर रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ, ये सोचने वाली बात होती है। बट सर एक बात मुझे ये जाननी थी कि जैसे डॉक्टर्स से आप ही लोग हैं, आप लोग किसी को प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि देर आर उसमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कुछ सप्लीमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे आपने बताया डॉक्टर्स भी आजकल इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब बीमारी ठीक हो गई, क्योर हो गया, उसके बाद क्या वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करने चाहिए, या फिर बस उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में खाने चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आनंद। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो विटामिन्स के लिए कहा जाता था
विटामिन चाहे लो चाहे ना लो, कोई फर्क सेहत पे नहीं पड़ने वाला। तो जो सप्लीमेंट ज्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में होते हैं वे विटामिन के ही होते हैं, या तो मल्टीविटामिन होगी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। तो वो इसलिए लिख दिया जाता है कि भाई ये बीमार था, मतलब शरीर कमजोर था, तो इसको इस समय विटामिन की जरूरत है, इसलिए लिख दिया जाता है। तो उसको, अगर आप डॉक्टर के पास गए हो किसी बीमारी के लिए, तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो तो लेना ही हो। लेकिन जैसे हम अपनी कम्युनिटी के लोगों की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कई बार मैंने ये भी देखा कि लोग न्यूट्रीलाइट का बंद करके उन सप्लीमेंट्स को लेने लगते हैं। वो कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपके पास न्यूट्रीलाइट का मल्टीविटामिन है, तो देर इज नो नो आई मीन लॉजिक इन रिप्लेसिंग न्यूट्रीलाइट मल्टीविटामिन विद समवन दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। बट उसके लिए जरूरी है कि आप न्यूट्रीलाइट के बारे में जानते हो, आप उसको यूज करते हो, या कोई आपको बताए। अदरवाइज एज अ पेशेंट, तो मैं भी यही चाहूंगा मैं अपने पेशेंट को कि भाई जो मैंने लिखा है वही खाओ, इधर उधर की चीज क्यों लेते हो। हम्म। तो अगर किसी कोई न्यूट्रीलाइट ले रहा है मल्टीविटामिन, या फाइबर ले रहा है, या कोई भी चीज ले रहा है, तो अगर आपके पास पता भी है, आपको मालूम भी है उसके बारे में, तो आप जानते हो कि नॉर्मली जो डॉक्टर ने लिखा है वो फार्मास्यूटिकल लैब्स में तैयार किया गया है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। अच्छा, उसमें आजकल ये भी बना है, ये नेचुरल है, उसका ये इंग्रेडिएंट नेचुरल है। अब वो नेचुरल इंग्रेडिएंट की ट्रेसेबिलिटी नहीं है। अगर आप उससे पूछोगे, दवा बनाने वाली जो कंपनी है, उनके एमआर होते हैं या कोई भी, उससे पूछो भाई ये कहाँ से आया है, तो इधर उधर देखने लगेगा। ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि ये कहाँ, ये जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट है कहाँ से आया। फिर उसके अंदर और भी कुछ ऐसे चीजें डाली जाती हैं, उसको शक्ल, उसकी टैबलेट की शक्ल बनाने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए, जो कि हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डालती है। इफ यू आर अ पेशेंट, गो बाय व्हाट योर डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब। बट इफ यू आर अ हेल्दी मैन, मैं तो एज अ डॉक्टर मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स लो। और मैं अपने पेशेंट्स को न्यूट्रीलाइट के ही सप्लीमेंट देता हूँ। आई डोंट प्रिस्क्राइब फार्मा कंपनी वाले सप्लीमेंट्स। ओके ओके सर, तो आपकी बात में ही एक दूसरा क्वेश्चन मेरा छिपा था कि इफ समबडी इज हेल्दी तो उनको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, राइट? या केवल 100%। बीमार लोगों को लेने चाहिए? हेल्दी लोगों के लिए ही सप्लीमेंट्स, बीमार लोगों के लिए तो दवाएं हैं। एक बार जब बीमार खत्म हो गई, ठीक हो गए, देन यू नीड दी सप्लीमेंट। बीमारों के लिए तो सप्लीमेंट है ही नहीं, उनके लिए दवाइयाँ हैं। सप्लीमेंट से वही बीमारी ठीक होगी जो उस विटामिन की कमी से है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हार्ट डिजीज पैदा करती है। अब कोई हार्ट का पेशेंट है और उसको आप विटामिन मिनरल देने लगो और सोचो कि हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बीमारी को ठीक करने के लिए दवा तो देनी पड़ेगी। प्रिवेंशन के लिए वो हमको हो ही ना, इसलिए हम इन सप्लीमेंट्स को लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना, सप्लीमेंट्स आर देयर टू सपोर्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मेडिसिन आर देयर टू करेक्ट एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीमार हो गया, अब उसको मेडिसिन की जरूरत है। सप्लीमेंट्स हमारे नॉर्मल फंक्शंस जो बॉडी के हैं, नॉर्मल जो ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको नॉर्मल बनाए रखने के लिए, उनका हेल्थ का लेवल ऑप्टिमल बनाए रखने के लिए सप्लीमेंट जरूरी ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं यार, हैंड्स भी रेज हैं, तो मैं फटाफट एक आध क्वेश्चन और पूछूंगा, देन वी विल गो टू द रेज्ड हैंड्स। सर, ये एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन होता है कि सप्लीमेंटेशन, अच्छा चलिए किसी ने शुरू कर दिया, कुछ लोग ट्राई आउट भी करते हैं उसको, बट दे आर कंफ्यूज को मैं इसको बहुत लंबे पीरियड तक खा सकता हूँ कि नहीं, इसको कितने लंबे टाइम तक खाऊं, और कब तक मुझे फील होगा कि मैंने कुछ नया करना शुरू कर दिया। तो ये इन चीज़ों का क्या क्या आंसर हो सकता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा, इसका आंसर भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, जब तक आप चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियों से बचा रहे, तब तक सप्लीमेंट लेते हैं। जिस दिन आपको लगे कि नहीं अभी स्वस्थ रहना जरूरी नहीं, बीमारी हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस दिन से लेना बंद कर दो। मैं तो यही जवाब दूँ। खाना किस लिए खाते हैं? खाना इसलिए खाते हैं कि हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करे। तो अगर खाने में पोषण नहीं है, तो जो सप्लीमेंट है या जो पूरक, खाद्य पूरक हैं, उनको कब तक लेंगे? जब तक खाना खाएंगे।
राइट। इस क्वेश्चन के पीछे भी वही कंसेप्ट है, वो जो एक माइंडसेट है ना, कि ये हमारा गड़बड़ी है, ये दवा खाई हमने, इतने दिन में ठीक हो गया। तो ये बड़ा बहुत वो ओवरलैप है, मेडिसिन एंड सप्लीमेंट, मेडिसिन वर्सेस सप्लीमेंट। तो सोच में वही है कि इसको हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिमाग से निकाल पाना बड़ा कठिन होता है कि ये दवा नहीं है। आई एम टेकिंग इट बिकॉज देर इज समथिंग एब नॉर्मल इन माई बॉडी, सो हाउ लॉन्ग शुड आई टेक इट टिल एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। पर इस कंसेप्ट को हटाना पड़ेगा, हम इसको इसलिए ले रहे हैं सो दैट एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल इनसाइड माई बॉडी, एवरीथिंग रिमेन्स ऑप्टिमल इनसाइड माई बॉडी। और ये कब तक चाहिए? आखिरी सांस तक चाहिए। राइट, 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 राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। कुछ चैट में भी कोई क्वेश्चन आया है भी, सम पीपल से कि हमारे किचन में इतना कुछ खाने को है, फिर सप्लीमेंट्स क्यों लें? राइट, आई थिंक इसका आंसर सर दे चुके हैं ऑलरेडी अपनी टॉक में, तो यू कैन डेफिनेटली रिविजिट दैट। एंड इसका कुछ आंसर हैंड, देने के लिए मुझे फिर से वही बातें करनी पड़ेगी जो मैंने अभी करी है। सर हैंड रेज है नरेन सर का, तो वी विल गो स्ट्रेट टू हिम। सर प्लीज खुद को अनम्यूट करें। सर इसमें जो वर्ड है ना सप्लीमेंट्स, ये थोड़ा सा कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क मन में लाता है कि जैसे मैं पढ़ रहा था तो विटामिन फैट सोल्यूबल हैं, विटामिन वाटर सोल्यूबल हैं, बिगर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ विटामिन्स आउट ऑफ 13 आर फैट सोल्यूबल, सॉरी वाटर सोल्यूबल्स। तो ये हो गए, तो ये तो हो गए विटामिन्स। फिर और भी चीजों के सप्लीमेंट्स हैं। तो जब ये फूड सप्लीमेंट्स वर्ड आता है तो मन में ये बात आज भी उठती है कि इसमें से कौन कौन से, क्या ईच एंड एवरी, और फिर या कौन सा सेलेक्ट करें या ये पर्पसफुली सेलेक्ट करना चाहिए। ये थोड़ा सा एक चीज दिमाग में घूमती, जैसे हमने यंगर एज मिडिल एज से स्टार्ट कर दिया। अब नाउ, अब ये जो न्यू मिडिल एज हो गई हमारे साथ साथ ट्रांसफॉर्म हो गई, तो वो वहां तक आ गए। तो जैसे जहां थे वहां से थोड़ी एज बढ़ी, जब थे तो वहां फिट थे, एज बढ़ी आज भी फिट हैं। तो स्टिल नॉट श्योर कि हमने जो ये सप्लीमेंट्स लिए थे केवल उसकी वजह से ही हम पूरी तरह से श्योर हम फिट हैं। एक चीज जरूर थी कि हमारे गले में तकलीफ होती थी, जो स्पीकर थ्रोट वाली प्रॉब्लम थी, तो वो कब गायब हो गई ये ध्यान भी नहीं रहा, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट हुआ, और वो ध्यान भी नहीं रहा। लेकिन उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को फिर फिलहाल तो हम नहीं लेते। तो ये थोड़े से कुछ सवाल मन में आते हैं कि कैसे इसको सेलेक्ट करना चाहिए, और वो लिस्ट कितनी बड़ी हो, क्योंकि इट इज नाउ क्वाइट गुड बिग बास्केट, जिसमें से मैं इस समय उसको खूब खा रहा हूँ, ढेर सारी शीशियां को मजा आता है। कोई वैसा वो नहीं है, बट अ क्वेश्चन कम्स इनटू माइंड कि कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखिए, कुछ चीजों की डेफिशिएंसी हमारे खाने में है ही, उसको हम कितना भी कोशिश करें वो पूरा नहीं होगी डेफिशिएंसी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, भोजन में पोषक तत्वों की कमी है बिकॉज ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बाय एंड लार्ज किन चीज़ों की कमी है? जैसे मैंने बताया, कुछ फाउंडेशन सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन आपको लेना ही होगा, मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल लेने होंगे। 13 विटामिन हैं, 11 मिनरल्स हैं, वो किसी एक मल्टी वाइटामिन टैबलेट में पूरा होते हैं, तो आप ले लीजिए वो उन शर्तों के साथ। फिर हमारा जो भोजन है उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। अगर आप इसको भोजन से पूरा कर सकते हो तो आप मत लो, लेकिन अगर भोजन से पूरा नहीं कर सकते तो एक आपको ओमेगा 3 ले लेनी चाहिए। कोई भी ऐसी अ, जैसे हम लोग लेते हैं सैल्मन ओमेगा 3, जिसमें 3 कोल्ड वाटर फिशेस का से निकाला गया ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इस तरह से ये तो खुद अपनी चॉइस है, वो डिसाइड करना। और एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, सप्लीमेंट लेना इज नॉट ए गारंटी कि कुछ होगा। ये भी दिमाग से निकलना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे थे मैं सब ले रहा था, मुझे क्यों हो गया। अब अगर इतना आसान होता है इसका उत्तर पाना कि क्यों हो गया, तो फिर तो डॉक्टर लोग दुनिया में राज कर रहे होते। आज भी इतना मेडिकल साइंस एडवांसमेंट के बाद भी ढेर सारी बीमारियां क्यों होती हैं नहीं पता।
तो ये हम जो हमारा जो प्रयास है वो पूरा इसलिए है कि जहां तक संभव हो हम हेल्दी रहें, बीमारियों से बचे रहें। अब कोई कहे कि मैं ये सब करता हूँ, मैं 6-7 घंटे सोता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, ये फिर मुझे ये क्यों हो गया? उसका जवाब सिवाय खुदा के और किसी के पास नहीं, क्यों हो गया। बट हमारा एफर्ट बाय एंड लार्ज ये है कि हम ऐसा चीजें लें और स्वस्थ रहें। राइट सर? ओके, थैंक यू डॉक्टर जैसे साहब। आयरन की बात मैंने की, आयरन लेडीज के लिए बिल्कुल जरूरी है। उनकी शरीर की रचना ऐसी है, उनके शरीर की क्रिया ऐसी है कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो ही जाना है। महिलाओं को एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम की क्यों जरूरत है? क्योंकि हर दो में से एक महिला की पाया गया है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंट है। 4 महिलाओं में से 3 जो होती हैं विटामिन डी की कमी होती है उनके अंदर। और ये उनको ज्यादा जरूरत भी होती है क्योंकि यंग एज में जो गर्ल्स होती हैं, यंग एज में उस समय हड्डियों की फॉर्मेशन होती है। अगर उस समय इन इन पोषक तत्वों की कमी है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए उनको एक्स्ट्रा आयरन भी लेना है, एक्स्ट्रा कैल्शियम भी लेना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं दूध से पूरा कर सकती हूँ। ये भी एक सवाल होता है। मैं ढेर सारी सब्जी खा सकती हूँ। तो अब अगर कैलकुलेट करके बताया जाए कि अगर आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज चाहिए तो मुझे लगता है 4-5 गिलास दूध पीना पड़ेगा। अब दूध में कैल्शियम के अलावा फैट भी आएगा, उसके अंदर कैलोरी भी आएगी, उसके अंदर और भी चीजें आएंगी। तो अगर आप एक ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हो जिसके अंदर केवल कैल्शियम है तो आप उतनी सारी कैलोरीज को, उतनी सारी फैट को आप बचा पा रहे हैं। यस। जी। सो हम लोग ऑलरेडी ओवर शूट कर चुके हैं टाइम को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि क्वेश्चंस अपने थोड़े शॉर्ट रखें और जो बात हो चुकी है उसको दोबारा ना पूछें, सो दैट सर का टाइम भी और ज़्यादा ना लगाए हम लोग। तो ज्योति रंजन सर प्लीज अनम्यूट करें खुद को। क्यों नमस्ते। मैं क्वेश्चन मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज जितनी बार भी डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा सर को सुनते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज और एक्सपैंड हो जाती है। मैं इस लिव हेल्दी लिव हैप्पी कम्युनिटी को थैंक यू बोलने के लिए मैंने हैंड रेज किया था और एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना है। मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली पैर में कॉर्न हो जाता है और मोस्टली क्या करता था, मैं कॉर्न कैप लगाता था और 3-4 बार लगाया उसके साथ वो निकल आता था। लेकिन इस बार एक मुसीबत हो गई, वो बहुत ही स्टिफ हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जाकर के मैंने सर्जरी करा ली छोटी सी, और उन्होंने मुझे एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर और एक एंटासिड उन्होंने रेकमेंड किया। तो मैं उसको ले लिया। मैंने उनको बात बात में मैंने कह दिया कि मैं सप्लीमेंटेशन पे हूँ, बिकॉज हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ इस बारे में बात करते हैं। और मैंने वो मेडिसिन से नहीं खरीदी। और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आप बैंडेज चेंज कराने के लिए आप आएंगे। मैंने कहा ठीक है। और वैसे ही रहा। फिर 2 दिन बाद जब मैं गया तो उन्होंने पूछा कि आपने एंटीबायोटिक लिया? मैंने कहा नहीं लिया। तो मेरा मेरा चेहरा देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने पेन किलर? मैंने कहा जी नहीं, मैं पेन किलर भी नहीं लिया। तो उन्होंने कहा पेन नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ लेकिन बेरेबल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा था कि जब वो बैंडेज चेंज करने के लिए जो लगा हुआ बैंडेज हटाएंगे तो उनकी एक्सप्रेशन क्या होती है। एंड वहां पे उन्होंने कहा कि द हीलिंग इज गुड। तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि मतलब मैं सीरियसली मैं सब लोगों से इस बात के लिए क्षमा मांगूंगा और किसी को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि ऐसा करें। मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि सप्लीमेंटेशन का कितना लाभ उसमें आया, लेकिन चूंकि मैं सप्लीमेंटेशन पे हूँ तो मेरा ये विश्वास इस बात पे आया कि इसमें मुझे शायद शायद सहायता मिली होगी। सो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। अच्छा एक्सपीरियंस है ज्योति रंजन जी। इसमें देखिए दो चीजें हैं। हीलिंग तो अच्छी होगी बिकॉज योर बॉडी इज गुड वर्किंग, सारा सिस्टम जो है बढ़िया से काम कर रहा है, ऑप्टिमल हेल्थ का लेवल है, इसलिए हीलिंग अच्छी होगी। दूसरे जो एंटीबायोटिक का यूज है, दिस इज अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इस तरह की माइनर सर्जरी में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती अगर आपकी ऑपरेशन थिएटर की सेप्सिस की कंडीशन बढ़े, ए सेप्सिस जिसको बोलते हैं, एसेप्टिक प्रिकॉशंस आपने ली हैं तो जरूरी नहीं होता एंटीबायोटिक, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो जब आप अच्छी हेल्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो आपकी हिम्मत भी बढ़ती है। और दर्द की दवा तो बिल्कुल सब्जेक्टिव है। कुछ लोग को मामूली सी चीज में बहुत दर्द होता है, कुछ लोग को
इवन कट कर दिया जाए तो भी वो आराम से बेयर कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही किया है, और जो ये कर सकता है उसे करना चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा निर्भीक होने की जरूरत है, निडर होने की जरूरत राइट राइट राइट। ओके, तो मुकेश जी आपका हैंड रेज है काफी देर से, प्लीज खुद को अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक जस्ट क्वेश्चन ये कस्टमर का एक्सपीरियंस है कि मतलब आई डोंट नो झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। दो कस्टमर का एक्सपीरियंस है कि एक को हमने मल्टीविटामिन दिया था तो वो बोले कि मेरे मुझे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, और शायद उत्तर भी मैं ही दे दूंगा, लेकिन उसे आप थोड़ा फोटो पर गाइड करो तो बताना प्लीज। कि उन्होंने बोला कि सप्लीमेंट मल्टीविटामिन मुझे सूट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे मतलब अलग कुछ तकलीफें हो रही है, जो भी पेट में दिक्कतें आ रही है। मैंने उनको बोला कि आप एक दिन गैप करके लो, एक दिन गैप करके 2 दिन जैसे सूट नहीं, एक दिन गैप करके लो, क्योंकि आपका बॉडी उस लायक शायद नहीं है। तो उन्होंने लिया, एक दिन 2 दिन बेच करके लिया, फिर वो सूट करने स्टार्ट कर गया। ठीक है। दूसरी बात करके प्रोटीन पाउडर मैंने किसी को जस्ट 1 महीना पहले दिया था, तो वो बोले कि मुझे लूज मोशन होना स्टार्ट हो गया, फिर ये है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है, होता है क्या सप्लीमेंट लेने से, या मतलब जस्ट कस्टमर लाइक झूठ बोलते हैं? है। मुकेश जी, कस्टमर झूठ कभी नहीं बोलता, पहले तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, कस्टमर झूठ बोलता है। दूसरे, ये होता है कि नहीं, देखिए दुनिया की जनसंख्या कितनी है, 800 करोड़ है, करीब 800 करोड़। उसमें कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं। अगर उनका कोई भी स्टडी कर लें तो एकदम एग्जैक्टली एक जैसे दो व्यक्ति नहीं मिलेंगे इतने में। तो किसी को किसी चीज से कुछ भी हो सकता है, पहले तो इस फैक्ट को हम एक्नॉलेज कर लें। और बिल्कुल जैसे आपने उनको हैंडल किया ना कि एक एक दिन छोड़ के खाओ। देखिए ज्यादातर लोगों को क्या, थोड़ी अटेंशन सीकर होते हैं लोग, दे नीड इम्पोर्टेंस। अगर हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, तो हमको ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम उनकी कैसे हेल्प करें। कई बार आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प लेना नहीं चाह रहा है, फिर भी आप हेल्प करने का अगर जज्बा आपके अंदर है तो थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखो, प्रोटीन में उसके आखिर इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो ऐसा करिए कि 6-7 दिन मत लीजिए, उसके बाद एक बार दोबारा स्टार्ट करके देखिए। कई बार बहुत सारे, देखिए ये जो हमारी बॉडी है ना, उसके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं कि कोई एक चीज सिंगल आउट करना बड़ा मुश्किल है। कई बार कुछ साइकोलॉजिकल रीजन से भी कुछ होने लगता है। तो आप क्या क्या कहाँ कहाँ आप ढूंढोगे, कितना इन्वेस्टिगेट करोगे। तो उसमें प्रिंसिपल ये है कि जिसको आप सजेस्ट करें उसकी जो बात है उसका आप 100% सच मानिए, थोड़ा सा वहां से अटेंशन डाइवर्ट करिए, कुछ एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करिए। और तीसरा एक चीज उनको जरूर कहिए कि ये जो आपको हो रहा है, नॉर्मली ये नहीं होता है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। लेट मी डिस्कस इट विद माई हेल्थ कोच, और फिर वहां से जो भी फीडबैक मिलेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे इतने से ही उनकी चीजें ठीक हो जाती हैं। आप उनसे कहिए, उसको नोट करिए, कई बार तो पेन और पेपर निकाल के नोट करना चाहिए, जस्ट टू रीअश्योर देम। और फिर आप डिस्कस करिए, उसके बाद उसका जो रेमेडियल मेजर हो वो उनके साथ डिस्कस करिए, आप देखेंगे ठीक हो जाएंगे प्रॉब्लम। और एक चीज आपकी इंफॉर्मेशन की बता दें कि जो न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट किसी का नहीं। कुछ एलर्जीज हो सकती है, कुछ फूड सब्सटेंसेस की एलर्जी होती है, कुछ लोग कुछ फूड से सेंसिटिव होते हैं। कोई चीज जैसे किसी ने मान लीजिए एक सब्जी है बैगन, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं बैगन से, बैगन खाते ही उनको डायरिया हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो दैट दे आर सेंसिटिव टू दैट काइंड ऑफ। और चूंकि हमारे सप्लीमेंट प्लांट से बने इसलिए हो सकता है। तो ये मत कभी सोचिए कि वो झूठ बोल रहा है, राइट। इन सब केसेस डॉक्टर साहब, वो सोए से तो एलर्जी भी होती है लोगों को, तो उसके लिए भी देखना पड़ता है। एक यस। आध बार मेरे साथ भी ये हुआ है। तो आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस। एक हैंड नहीं नहीं, रेज हमारे था। साथ पीसी मौर्य जी जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनका हैंड रेज है। राइट 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 राइट, मौर्य मुझे साहब, यू आर अचानक वेलकम सर। का हैंड मुझको दिख नहीं रहा है, सो हैंड मैं रेज आपको किया था उन्होंने। अनम्यूट कर रहा हूँ सर, हाँ प्लीज। सर प्लीज। जी। सर मैं एक बड़ा पॉपुलर सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, और शायद वो सबका सवाल हो सकता है। आमतौर पे जब हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं हेल्थ के प्रति, तो ये सवाल आता है कि जब पीडीओ की बात होती है, फाउंडेशन प्रोडक्ट की, तो एक बात आती है ज्यादातर, काफी जगह आती है कि प्रोटीन तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तो क्यों मना किया? यूरिक एसिड की समस्या है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, जो भी।
तो मैं पूछता हूँ कि तो आप इसका मतलब दूध भी नहीं लेते होंगे, दाल भी नहीं लेते होंगे, या अन्न जितने अन्य आहार होते हैं उसमें भी तो थोड़ा बहुत होता ही है, रोटी चावल सब में होता है, तो ये सब नहीं लेते होंगे? या फिर प्रोटीन जो करता है कि वो रिपेयर भी करेगा, हीलिंग करेगा, मेंटेनेंस काम करेगा, वो बहुत सारा काम इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो ये काम कैसे करेगा? डॉक्टर ने कुछ उपाय बताया होगा फिर। तो सर इसको कैसे हैंडल किया जाए? बड़ी समस्या इस तरह की है। इसमें सर उनको बताने की जरूरत है कि जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो प्रोटीन से नहीं बढ़ता, बल्कि एक सब्सटेंस है प्यूरिन, प्यूरिन से बढ़ता है। और प्यूरिन तमाम तरह की प्रोटीन में प्यूरिन पाया जाता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। प्रोटीन के अलावा और भी फूड्स हैं जिनमें प्यूरिन पाया जाता है, विच आर नॉट प्रोटीन बट प्यूरिन, प्यूरिन उसमें भी होता है। जैसे तमाम सारे जो ये प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, शुगर्स हैं, वो जो एक जो बहुत पॉपुलरली यूज होती है कन्फेक्शनरीज में, शुगर, क्या उसको बोलते हैं, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न शुगर, फ्रक्टोज शुगर, इन सब से भी प्यूरिन, इनमें भी प्यूरिन होता है और वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। जिस प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है वो उनमें मुख्यतः दालें हैं और गोश्त, रेड मीट। तो हम जो न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर है इसमें न तो दालें हैं, मटर है, बट मटर का प्यूरिन कंटेंट काफी कम है। गेहूं में प्यूरिन होता नहीं, और सोयाबीन में भी बहुत कम है, बड़ा मिनिमल कंटेंट है प्यूरिन का। तो प्रोटीन तो जैसे आपने कहा ना, प्रोटीन तो आवश्यक है। अगर आप केवल ये सोच के कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा है और प्रोटीन अगर आप बंद कर दोगे तो भाई प्रोटीन जो शरीर को चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? अगर इतने से बात समझ में आ जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत से लोग हैं जिनको बड़ी मोटी मोटी बातें भी नहीं समझाई जा सकती, क्या करेंगे? और फिर डॉक्टर रहा था कि एक केस में हमारे पहचान में वो प्रोटीन मतलब लोकल यहाँ इलाहाबाद में दिखाया, तो डॉक्टरों ने लिखा कि आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको किडनी की समस्या क्या है। जब वो एम्स में गए तो डॉक्टर ने, बड़ा ही मिरेकलस मुझे लगा, उन्होंने वहां से मुझे फोटो खींच के भेजा कि डॉक्टर ने न्यूट्रलाइट का प्रोटीन लिखा कि इनको देना है 10 ग्राम जरूर। उल्टा मुझे लगा, हमने कहा कि एम्स के डॉक्टर लिख रहे हैं न्यूट्रलाइट का प्रोटीन देना है, क्योंकि हीलिंग उसी से होगा और उसमें कोई प्रेशर नहीं आएगा, पचे हुए रूप में हो वो है। तो ये बड़ा अजीब अजीब सा है। अजीब सा नहीं है मौर्य सर, अजीब सा इसलिए है क्योंकि जो जानता है इसके बारे में, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं तो मैं तो न्यूट्रलाइट लोगों को बताऊंगा। बहुत से डॉक्टर जानते नहीं हैं इसके बारे में, और उनको इतनी फुर्सत नहीं कि कुछ जाने कुछ समझें, समझने की कोशिश करें। इतना बिजी हैं लोगों की बीमारियां ठीक करने में, उनके ओपीडी दे फुल ऑफ पेशेंट्स। तो एक मोटा उन्होंने बना लिया कि दवा वा लिखी, टेस्ट लिखा, उसके बाद प्रोटीन मत खाओ। क्योंकि ये सोचने का भी टाइम नहीं है कि अगर हमने इसको कह दिया प्रोटीन नहीं खाओ, तो प्रोटीन जिसका नाम ही है प्रायोरिटी नंबर 1, फिर इसके शरीर का क्या होगा? क्योंकि फोकस कहाँ है? फोकस ये कि अभी जो बीमारी है वो ठीक थी। इसलिए अब मैं कैसे कहूँ कि भाई डॉक्टर की बात मत सुनो, लेकिन डॉक्टर जब बताते हैं तो कंडीशन यही है। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, राइट, चैट बॉक्स में डॉक्टर। ओके, सो देर आर नो मोर क्वेश्चंस। मैं कोई हैंड रेज भी नहीं देख रहा हूँ, एंड द टाइम इज 6:27। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने खूब सारा टाइम हम लोगों के लिए निकाला। एंड डिस्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल टुडे, संडे के दिन आज बहुत, मतलब पर्टिकुलरली आज आप बहुत बिजी थे, तो थैंक यू सो फॉर एवरीथिंग, एंड आई थिंक थैंक बहुत यू आनंद, थैंक क्लैरिटी। यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी।